आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरनगर हिंसा में यूपी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी ने अखिलेश सरकार को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र सरकार को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल ने प्रदेश सरकार के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया। बीएल जोशी ने पूरे हालात पर अपनी नजर बनाई हुई है। केंद्र को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल ने हिंसा के लिए पूरी तरह से अखिलेश सरकार को ही जिम्मेदार बताया है। आपको बता दें कि 27 अगस्त का ये पूरा का पूरा मामला है, जब छेड़खानी के बाद हिंसा की शुरुआत हुई और उसके बाद देखते ही देखते इस हिंसा ने पूरे के पूरे गांव और आसपास के लिए पूरी तरह से अखिलेश सरकार को ही जिम्मेदार बताया है। आपको बता दें कि 27 अगस्त का ये पूरा का पूरा मामला है, जब छेड़खानी के बाद हिंसा की शुरुआत हुई और उसके बाद देखते ही देखते इस हिंसा ने पूरे के पूरे गांव और आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालात इतने बदतर हो गए कि बाकायदा सेना को वहां पर बुलाना पड़ गया और यही वजह है कि अब राज्यपाल ने सीधे सीधे अखिलेश सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया है और कहा है कि अगर यह हिंसा इतनी फैली है तो इसके लिए सीधे अखिलेश यादव और उनकी सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि शुरू में ही अगर इस हिंसा को काबू करने की कोशिश की गई होती तो हालात इतने खराब नहीं होते और सेना को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन सब के बीच आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अखिलेश यादव से कल बातचीत की थी और इस पूरे मामले में रिपोर्ट भी तलब किया था। गृह मंत्रालय ने भी अपनी नजर बनाए हुए है इस पूरी घटना पर, क्योंकि लगातार हालात खराब होते हुए चले जा रहे थे, जिसके बाद 28 कंपनियों को सेना के वहां पर बुलाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है, रैपिड रिस्पांस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता सुनील जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से और ज्यादा जानकारी लेकर। सुनील, सबसे पहले यही बताइए फिलहाल हालात क्या बने हुए हैं? देखिए चित्रा, दिनों में हिंसा की घटनाओं के हालात की बात करें तो नगर में काफी कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन ग्रामीण अंचलों की बात करें तो वहां पर छुट-फुट की घटनाएं अब भी सूचनाएं आ रही हैं, जिसमें रात एडीजी ने खुद बताया कि 26 लोगों की इस हिंसा में मौत हो चुकी है, जबकि 42 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन ये भी दावा कर रहा है कि काफी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही हालात पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। चित्रा, चले, इस बात के दावे किए जा रहे हैं और इसके पीछे वजह भी है। दरअसल प्रशासन ने सीधे सेना को कह दिया है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दिया जाए। इसी वजह से हालात फिलहाल वहां पर नियंत्रित होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सुनील, इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो राज्यपाल ने सीधे सीधे अखिलेश सरकार को जिम्मेदार बता दिया है इस हिंसा के लिए और वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंसा में मरने वालों की संख्या 26 तक जा पहुंची है। हालात पर काबू पाने के लिए मुजफ्फरनगर में सेना के 10,000 जवान तैनात किए गए हैं। आरएएफ, पीएसी और राज्य पुलिस की कंपनियां भी तैनात हैं। मुजफ्फरनगर के नई मंडी, कोतवाली और सिविल लाइंस थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेना ने शहर में फ्लैग मार्च किया और तकरीबन 10 दिन के बाद यूपी सरकार जागी है और उसने हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। राज्य सरकार ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार को मुजफ्फरनगर भेजा है, जो मुख्यमंत्री को अब रिपोर्ट सौंपेंगे और वही रिपोर्ट मुख्यमंत्री की ओर से गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर मृतकों की तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है। 3 दिन तक वहां पर स्कूल और कॉलेज बंद करने का ऐलान भी सरकार की ओर से किया गया है। हर तरफ कहा यह जा रहा है कि उपद्रवी हथियार लेकर घूम रहे थे। फिलहाल इसे को नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है और सेना को यह जिम्मेदारी दी गई है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। मुजफ्फरनगर शहर में हालात क्या हैं, इसका जायजा लिया है हमारी संवाददाता प्रियंका त्रिपाठी ने। मुजफ्फरनगर में भड़की हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ के 26 हो चुका है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने इस पूरे मामले में अब तक 52 लोगों को गिरफ्तार किया है। 100 से भी ज्यादा लोग बुरी तरीके से इन छुटपुट हुई हिंसक घटनाओं में बुरी तरीके से जख्मी हो गए। वहीं कई और लोग थे वो बुरी तरीके से घायल हुए, उनका पता भी नहीं चल पाया है। उनके परिवार वाले अभी तक चिंता में बैठे हुए हैं कि आखिरकार ये लोग गए कहां। स्थानीय प्रशासन के लिए सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसे बहाल करना है। वहीं शहर में हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये शहर का इलाका है जहां पे आमतौर पे लोगों की जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। केवल मीडिया और पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो मुजफ्फरनगर
नगर के इन सड़कों पे गश्त लगा रही है। अभी हम सिविल लाइन्स इलाके में खड़े हैं, जहां पे जो सुरक्षा कर्मी है वो एक एक करके ग्रामीण इलाकों की तरफ जा रहे हैं। पुलिस का यह कहना है कि ग्रामीण इलाकों की जो स्थिति है उसमें सुरक्षा बहाल करने में उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ 28 कंपनियां लगाई गई हैं, जिसमें सेना के भी जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जवान हैं, जो पूरे मुजफ्फरनगर की जो जिला है वहां पे सुरक्षा की स्थिति बहाल करने में जुटे हुए हैं। एक और बड़ी परेशानी अब जिला प्रशासन के लिए आ सकती है, जब बीजेपी के जो नेता है, 3 सदस्यीय टीम बनाई है बीजेपी ने, जो मुजफ्फरनगर का दौरा करेगी। क्या मुजफ्फरनगर का जो प्रबंधन है वो इन बीजेपी के नेताओं को यहां पे आना अलाउ करेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल होता है। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने जो एफआईआर लॉन्च की है, जिसमें एक जो इलीगल असेंबली थी, जो बिना पुलिस के परमिशन की जो असेंबली हुई थी, जिसे पंचायत कहते हैं, जहां के बाद ये हिंसक घटना बढ़ी, ये कहा जा रहा है कि उसमें कई पॉलिटिकल पार्टी के भी नेता मौजूद थे। क्या पुलिस इन नेताओं की भी गिरफ्तारी करेगी, ये देखना पड़ेगा। कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ प्रियांक त्रिपाठी, इंडिया न्यूज, मुजफ्फरनगर। हमारे संवाददाता प्रियांक आपको जानकारी देते हुए कि हालात फिलहाल वहां पर क्या बने हुए हैं। मरने वालों की तादाद 26 तक जा पहुंची है और वहीं मुजफ्फरनगर हिंसा पर सियासत भी जारी है। मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से दंगा हुए, आग भड़की, एक सांप्रदायिक दल जिस तरीके से वहां पर आग भड़का रहा है, कल जो भाषण दिया उसका रिएक्शन और ज्यादा हुआ। 27 अगस्त को ही हो गई थी। अगर शासन प्रशासन सावधान हो गया होता तो आज मुजफ्फरनगर में 13 लोगों की हत्या की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। दिन पहले ही कैबिनेट सेक्रेटरी ने तमाम प्रांतों के चीफ सेक्रेटरी और गृह सचिव को बुलाकर ये निर्देश दिया था कि कम्युनल डिसहार्मनी इन तमाम स्टेटों में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए 8-10 दिन से लगातार, ऐसा नहीं है कि प्रशासन को जानकारी नहीं थी या सरकार को नहीं मालूम था, पूरी तरह से नाकामी उनकी रही है, क्योंकि जो सरकार के प्रशासन के इस कृत्य के कारण मुजफ्फरनगर के अंदर जबरदस्त आक्रोश बढ़ा और उस आक्रोश का ही परिणाम है कि कल भयंकर फायरिंग हुई, उससे कई लोग मारे गए। मुजफ्फरनगर इस वक्त हिंसा की आग में झुलस रहा है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से भी बाज नहीं आ रहे हैं और इन सब के बीच सवाल खड़े हो रहे हैं अखिलेश सरकार के ऊपर कि आखिर हिंसा को रोकने में क्या पूरी तरह से अखिलेश यादव नाकाम रहे हैं। इस बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब नरेंद्र मोदी की करेंगे। मोदी को पीएम उम्मीदवार कब घोषित किया जाएगा, इसको लेकर फैसला आज हो जाएगा, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। इस मामले पर कल दिन भर मंथन चला, लेकिन आखिरी फैसला नहीं लिया जा सका। ऐसा माना जा रहा है कि इस मुद्दे को आज सुलझा लिया जाएगा। सूत्रों की अगर माने तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने आडवाणी और सुषमा को मनाने की कोशिश की। सूत्रों से खबर यह भी है कि आडवाणी खेमा नहीं चाहता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ऐलान हो। यहां आपको बता दें कि आरएसएस ने पहले ही बीजेपी को संकेत दे दिया है कि मोदी का मिशन 2014 के लिए फाइनल है। अब संघ सिर्फ इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। और ये तस्वीरें कल की हम आपको दिखा रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। आप देख पा रहे हैं, चूंकि तस्वीरें थोड़ी धुंधली हैं, इस गाड़ी के अंदर नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। हालांकि दोपहर के बाद वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। संघ बीजेपी बैठक का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता यतेंद्र, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, कल भी मंथन का दौर चला और आज दूसरा दिन है। इस मंथन के दौर में नरेंद्र मोदी क्या निकलकर आ जाएंगे और इस बारे में ऐलान क्या ये माना जाए कि 17 सितंबर यानी कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले, या फिर पितृपक्ष जो कि 20 सितंबर से शुरू होने वाले हैं, उसके पहले मोदी के नाम को लेकर औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा? आज बीजेपी आरएसएस का दूसरा दिन है और आज भी पूरे दिन मंथन चलेगा। कल, जहां तक कल की बात है, तो कल राजनीतिक स्तर पर कोई भी चर्चा नहीं हुई थी और जितने भी आनुषंगिक संगठन है आरएसएस के, उन्होंने अपनी अपनी योजना और आगे जो चुनाव है उसकी दृष्टि से उन संगठनों में क्या कमियां हैं और उनको किस तरह से पूरा किया जाए, किस तरह से बीजेपी किया जा सकता है, उसको लेकर जरूर मंथन हुआ था। लेकिन जहां तक मोदी और जो बीजेपी का सवाल है, तो उसको लेकर कल की बैठक में कोई मंथन नहीं हुआ। लेकिन सूत्रों के अनुसार माने तो दूसरे दिन जब मोहन भागवत खुद आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो संभावना है कि इस दौर में आज दूसरे दिन उस स्तर की वार्ता हो सकती है कि जो तारीख और समय को लेकर जो दिक्कत है, जो व्यवधान बीजेपी के नेताओं के अंदर बना हुआ है, उसको लेकर आज बात की जा सकती है और
अलग से भी बैठ सकते हैं आडवाणी और सुषमा स्वराज के साथ मोहन भागवत, कि किस तरह से जल्दी जो पितृपक्ष है उससे पहले जो संघ और बीजेपी के एक बड़ा ग्रुप चाहता है कि उससे पहले मोदी का नाम का ऐलान हो जाए। तो उम्मीद है कि आज ये दूसरे दौर की जो वार्ता है वो उसमें पूरी की जा सकती है। लेकिन यतेंद्र, ये भी हमने देखा है तारीख पर तारीख मोदी के नाम पर बढ़ती हुई चली जा रही है। क्या इस बार आर या पार की स्थिति में संघ आ चुका है और लालकृष्ण आडवाणी को भी ये साफ कर दिया गया है कि आप माने या ना माने, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान 20 तारीख के पहले हो जाएगा? देखिए, मोदी के नाम के ऐलान की जहां तक बात है तो उस पर आडवाणी ने भी अपना ऐतराज नहीं जताया, सुषमा स्वराज ने भी नहीं जताया, लेकिन ऐतराज केवल समय को लेकर, और अभी तक कोई तारीख संघ की तरफ से बीजेपी की तरफ से तय नहीं की गई है। हालांकि कुछ नेता जरूर ये चाहते हैं कि पितृपक्ष से पहले हो, लेकिन जहां तक तारीख की बात है तो अभी उस पर मंथन चल रहा है। और आडवाणी और सुषमा स्वराज का कहना है कि अगर बाद में मोदी के नाम पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर बाद में किया जाता है तो विधानसभा चुनाव में उसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा, उसका फायदा मिलेगा। तो इसको लेकर एक मंथन चल रहा है। और जब तक आडवाणी नहीं मानेंगे तो इस बार संघ के भी आला नेताओं का कहना है कि उन्हें मनाने की कोशिश पूरी तरह से की जाएगी। मदन दास देवी को उनके इस जिम्मेदारी पर लगाया गया और आज उम्मीद है कि ये वार्ता की जा सकती है। ये भी बातें साफ हो गई हैं कि अगर आडवाणी नहीं मानते हैं तो फिलहाल उनको दरकिनार करके नरेंद्र मोदी पर जो निर्णय लिया जा चुका है उसका ऐलान सही वक्त पर कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया यतेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात गणेश चतुर्थी की। आज गणेश चतुर्थी है और आज से 10 दिनों तक मुंबई में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई देगी, यानी गणपति लोगों के घर में 10 दिन तक के लिए पधारेंगे। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं तस्वीरें। आप देख पा रहे हैं मुंबई की तस्वीरें हैं जहां पर गणपति बप्पा को अपने अपने घरों में ले जाया गया है। 10 दिनों तक गणपति विराजेंगे लोगों के घरों में। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ 1.5 दिन या फिर 3 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, इस तरह अलग अलग वक्त भी होता है। और यहाँ पर 3 तस्वीरें मुंबई के अलग अलग हिस्सों की हम आपको दिखा रहे हैं। विले पार्ले, कुर्ला और अंधेरी की ये तस्वीरें हैं। आज से शुरुआत हो गई है गणेशोत्सव की और इसकी धूम पूरे महाराष्ट्र में देखी जा रही है। खासतौर से मुंबई में हमने अक्सर फिल्मों में भी देखा है गणपति उत्सव को लेकर किस तरह का चित्रण किया जाता है। गणेशोत्सव का इंतजार काफी दिनों से लोगों को रहता है और मुंबई में हर एक घर में, चाहे वो आम हो या फिर खास हो, गणपति बप्पा वहां विराजते हैं और लोग सुख, समृद्धि और शांति की कामना लिए भगवान उन्हें बुद्धि दे, इस तरह की प्रार्थना की जाती है। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं किस तरह से अलग अलग रूपों में गणपति तैयार किए गए हैं। कहीं पर बर्फ से गणपति बनाए गए हैं तो कहीं टिश्यू के पेपर से गणपति की मूर्ति को मूर्त रूप दिया गया है। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे मुंबई के गणेश गली का, जहां से सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, कितनी धूम और किस तरह की रौनक पूरे मुंबई में देखी जा रही है गणेशोत्सव को लेकर? चित्रा, पूरे मुंबई में बप्पा मोरिया की आवाज गूंज रही है। हर गली मोहल्ले में एक ही आवाज सुना है, बप्पा मोरिया की। मैं गणेश गली के लालबाग के राजा के यहाँ पे हूँ। मैं दिखाता हूँ किस तरह से भक्तगण यहाँ पे सुबह से लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं। जो जिस तरह से लोगों की मनोकामना पूरी होती है तो यहाँ पे एक बार दर्शन जरूर करने के लिए आते हैं। सुबह से यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगभग बाहर 500 मीटर दूरी लगभग काफी भीड़ है, यहाँ पे लाइन लगाए गए हैं। इसके अलावा देख सकते हैं 22 फीट ये बप्पा की मूर्ति है, पूरी तरह सोने के चढ़ावे में है। इसके अलावा यहाँ पे 86 साल पूरे कर चुका है ये मंडल और जिस तरह से यहाँ पे मानता है कि यहाँ पे बप्पा का एक बार जो दर्शन करता है तो उसकी मान्यते हैं जो पूरी हो जाती है। कहीं न कहीं लोगों का, श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा हुआ है और 10 दिन तक यहाँ पे इसी तरह नजारा बना रहेगा। लोग आएंगे यहाँ पे दर्शन के लिए और वो जो उनकी मनोकामना पूरी होती है तो उसको देखते हुए यहाँ पे भीड़ काफी होने वाली है। जी बिल्कुल, भीड़ काफी होने वाली है और हमने देखा भी है लाल बाग के राजा के लिए हर आमो खास वहां पर पहुंचता है दर्शन करने के लिए।